टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के अबू बकर मस्जिद में दोपहर बिल्डर राशिद फरीदी के नाम का शख्स मस्जिद पेश इमाम पर अभद्रता करते हुए इमाम पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मस्जिद के इमाम ने पुलिस को तहरीर दी है। जांच पड़ताल पर पता लगा कि दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जिले के करेली थाना क्षेत्र के अबू बकर मस्जिद के इमाम के ऊपर आज दोपहर कार से आए एक व्यक्ति ने इमाम के ऊपर बंदूक तानी। मामला अबू बकर मस्जिद के सटे हुए मस्जिद के भूभाग का, जिसमें कुछ किराएदार रहा करते थे। 22 अक्टूबर को कुछ लोग भाग का वीडियो बना रहे थे। इमाम के पूछे जाने पर उन लोगों ने एक व्यक्ति का नाम लिया। ये ज़मीन बिक रही है, जिस पर इमाम ने बताया कि यह मस्जिद का भाग है और इसका कोई भी भाग बिक्री के लिए नहीं है। उसके बाद इमाम के मोबाइल पर कई कॉल आई और साथ ही उन्हें धमकी दी गई। आज 25 अक्टूबर को दोपहर में जब नमाज़ पढ़ा रहे थे, मस्जिद के इमाम के जोहर की नमाज़ पढ़ाकर इमाम अपने कमरे में बैठे थे, तभी कार से एक व्यक्ति आता है और इमाम को भद्दी भद्दी गाली देते हैं। उनके ऊपर पिस्तौल तान देते हैं, जिस पर मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी हाथापाई भी हुई और वे अपनी पिस्टल अपनी अंडरवेयर में छुपाकर भाग जाता है। इस मामले में पिछले कई सालों से मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे इमाम फखरुल हसन कासमी ने बताया कि आज मस्जिद अबू बकर में दोपहर राशिद फरीदी नाम का एक शख्स दोपहर में मस्जिद में आकर इमाम साहब के कमरे में घुसकर गाली वगैरह दी, साथ ही रखी कुर्सी सामान तोड़ दिए, असलहा निकाल कर जान से मारने की धमकी दी। मस्जिद के पेश इमाम ने बताया कि तत्काल करेली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मस्जिद के अंदर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल करी। मस्जिद के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल भागता हुआ दिख रहा शख्स भी दिखा। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को शाम को 5 बजे नमाज के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आश्वासन दिया, समझा बुझाकर भीड़ को हटवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मस्जिद के पेश इमाम फखरुल हसन कासमी ने इस बाबत तहरीर दी है। अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। मामला मस्जिद का होने की वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझाया उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देर रात राशिद फरीदी को पुलिस थाने ले आई है और कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना ये हुई कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा कर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। राशिद फरीदी नाम का एक आदमी है, हम उनको जानते नहीं थे पहले। अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई और आज ये हादसा मेरे साथ हुआ। आए मेरे ऑफिस में गाली देते हुए और जो है कुर्सी भी तोड़ दिया, गाली पकड़ दिया, जान से मारने की धमकी दिया। रिवॉल्वर निकाल के जो है गोली चलाई और जो जिससे मेरी जान तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहा है कि आइंदा, इस बार तो बच गए हो लेकिन आइंदा नहीं बचोगे, तुमको जो है जान से मारेंगे, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। और भी बहुत सारी धमकियाँ दी हैं, माँ बहन की गाली दी। और जो है इस तरीके से जो है फिर ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद फ़ौरन जो है मैंने पुलिस वालों को बुलाया और सारी जो है बातें बताई उनसे। फिर जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाले गए और वीडियो भी जो है पुलिस वालों को दिया गया। हमने जो है बयान दे दिया है और जो है कोशिश जारी है जल्द अज जल्द इनके खिलाफ़ FIR करवाने के लिए। वजह क्या रही? वजह इसकी जो है देखा जाए तो कुछ नहीं है। वजह क्या है सही वही जानते हैं, मैं नहीं जानता। मस्जिद के पीछे की बिल्डिंग है, उसको किस साजिश के तहत क्या बात है जो मैं नहीं जानता, कोई बेचना चाह रहा है, उसको मैंने रोका। मस्जिद की प्रॉपर्टी है वक्फ की और जो है वो किस वजह से बेचना चाह रहा है तो वो वही जानते हैं। वो ना मुझे बता रहे ना मैं जानता हूँ। मैंने रोका है, इसलिए मैं निशाने पर आया। क्या कुछ दिनों से फ़ोन पे भी धमकी दे रहे थे? हाँ, फ़ोन पे जो है आज सुबह से लगातार कई बार फ़ोन पर धमकियाँ दिया और गालियाँ भी दिया, मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो मुंह में आया सब कुछ उन्होंने कहा। और 2-3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, मेरे आदमी जाएंगे तो बिल्डिंग दिखाना, ये करना वो करना फलाने का, ये इस तरह की बातें जो है मुझसे कर रहे थे वो। नाम बता दीजिए। फखरुल हसन कासमी मेरा नाम है और मैं इस मस्जिद में 5 साल से इमामत कर रहा हूँ। और जो है सूबे की योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए अपने एक और वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफिया से खाली कराई गई ज़मीन पर गरीबों को सस्ते दामों में आशियानों का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में भू माफिया घोषित हो चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले साल 13 सितम्बर को खाली कराई गई सरकारी ज़मीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1.5 साल में माफिया अतीक के कब्जे से
खाली कराई गई बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वायदा पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी किया है और दीपावली के त्यौहार से पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भूमाफियों से ज़मीनें खाली कराई हैं। उसमें एक बहुत बड़ी ज़मीन हमारे पास है जो लुकरगंज में है। उस पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत हम लोग 76 फ्लैट्स बना रहे हैं, जो कि जो प्रयागराज के गरीब लोग हैं इनके पास अपने आवास नहीं है, उनको हम लोग देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनेगा और इसमें 76 फ्लैट्स होंगे। जो एरिया है पूरे जो प्लॉट का वो 1800 वर्ग मीटर के आसपास है। इसमें सारी सुविधाएं होंगी, बेसिक कम्युनिटी जो भी होती हैं, कम्युनिटी हॉल होगा, छोटा सा गार्डन भी इसमें होगा, सोलर इक्विप्ड सारे जो फ्लैट्स होंगे सोलर सिस्टम भी लगाएंगे हम उस पर। वहाँ पे अच्छे रोड्स होंगे वहाँ पे और इसका टेंडर भी हो गया है, DPR भी अप्रूव हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं और जल्द ही देखेंगे आप लोग कि वहाँ पे उसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। कितना देना होगा इसमें? ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा और टोटली प्रधानमंत्री आवास स्कीम के अंतर्गत होगा ये फ्लैट। कितने वर्ग में? 1800 वर्ग मीटर के आसपास में एरिया है पूरा उसका। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये 1 साल के अंतर्गत बनकर तैयार हो जाएगा और ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है और बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करके उसमें हम लोग टाइम बाउंड तरीके से ही उसमें उनको अकोमोडेट कर देते हैं। इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी सरकार में यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ था और ये खूबसूरत लैंप लगवाए गए थे, मगर अब ये लैंप सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। अब ये सिर्फ लैंप जलते भी नहीं हैं और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए से सौंदर्यीकरण कराए गए, सरकार के पैसे की हो रही बर्बादी। जहाँ पिछली सरकार ने कराया था सौंदर्यीकरण, तो मौजूदा सरकार अब इस पर नहीं दे रही है ध्यान। संगम नगरी प्रयागराज के गोल पार्क चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक में आग लग गई और इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें, गोल पार्क चौराहे से गुजर रही एक ट्रक में बिजली का तार नीचे होने के कारण ट्रक से टकराया, जिसके कारण बिजली का तार ट्रक पर गिरने से ट्रक में आग लग गई और आग धीमे धीमे विकराल रूप धारण कर ली, जिससे ट्रक में आग लग गई और मौके पर फिर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे किसी की जान का नुकसान नहीं हो पाया। संगम नगरी प्रयागराज की ये रामबाग रेलवे जंक्शन के बाहर का नज़ारा है, जहां कुछ दिन पहले बने ये डिवाइडर अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आपको इनकी गुणवत्ता दिखाई दे रही, किस तरह से ईंटों की जुड़ाई हुई थी या सीमेंट इसमें इस्तेमाल हुई थी, ये अपने आप में अपनी बदहाली को बयां कर रहे हैं। ये मंत्री नंदी के क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से डिवाइडर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। जहां ठेकेदार ने कहा सब ठीक, तो साहब ने कहा सब ठीक, तो मंत्री जी ने भी कहा सब ठीक, तो फाइलों में भी सब कुछ ठीक। संगम नगरी प्रयागराज में इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज रेलवे ठेकेदारों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन DRM ऑफिस के बाहर दिया, जिसमें कई ठेकेदारों ने यहाँ पर धरना शांतिपूर्ण तरीके से दिया और उनका कहना था कि पहले उन्हें प्राइस वेरिएशन पहले उनको मिलता था, जो कि मंत्री पीयूष गोयल ने ख़त्म कर दिया है, उसको पुनः दोबारा बढ़ाने की और चालू करने की मांग की है। उनका कहना है कोरोना काल में सभी चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है और टेंडर के समय जो लोगों को कोटेशन देते हैं और अगर रेट बढ़ता है 50 लाख से काम के ऊपर में तो उसको बढ़ा दिया जाता है, मगर अब नहीं बढ़ाया जाए, इसको पुनः प्राइस वेरिएशन को चालू करने की मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। रेलवे सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन रीपा के बैनर तले पूरे देश के जो 64 जोन है सब में आज हम लोगों ने एक मांग रखा कि कोविड के दौरान जितने भी निर्माण कार्य हैं सबके मटेरियल लगभग 35 से 40% बढ़ गए और हम लोगों के रेट स्टिल हैं वहीं पे जहां हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को एक प्राइस वेरिएशन होता है जो कि कीमत बढ़ने के साथ महंगाई इंडेक्स के साथ जुड़ा होता है, उसको हम लोग पहले पाते थे। पहले रेल देती थी 50 लाख के ऊपर सारे कामों में, लेकिन पीयूष गोयल साहब ने बंद कर दिया। अब हम लोगों की मांग है कि दोबारा से वो सारे काम, अगर नहीं मांगी जाएगी नहीं मांगी जाएगी तो हम लोग पूरी काम बंदी करेंगे। भारत की रेल का चक्का घूमता है तो ठेकेदारों की वजह से घूमता है। रेल के पास 1 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही वो कोई काम करा सकते। रेल में पानी भरने से लेके चद्दर कंबल तौलिया सफाई सारी इनकी गाड़ियाँ सारा कुछ हम लोग बंद कर देंगे। ये जहाँ अपने कार्यालय में रहेंगे, घर में रहेंगे, वहीं रहेंगे, एक भी काम इनका नहीं चलेगा। इनको हमारी मांग मानना ही पड़ेगा। क्या परिचय है?
मैं भीमदत्त पांडे मेरा नाम है, मैं यहाँ का डिवीजनल अध्यक्ष हूँ एनसीआर का। सपा छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंची नेहा यादव ने छात्र संघ बहाली के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही चुनाव पर वो किस तरह से तैयारी करेंगे, आइए सुनाते हैं हम आपको। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र राजनीति में आए, क्योंकि छात्र राजनीति में आएंगे तो सवाल करेंगे और सवाल करेंगे तो उनकी सरकारें उखड़ जाएंगी। इसलिए भाजपा के लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा राजनीति करे, शोषित का बच्चा राजनीति करे। आदरणीय नेताजी की जब सरकार थी तो उन्होंने कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की छात्र संघ बहाल करने के काम किया था, और आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आएगी तो सरकार में भी कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जहाँ पर चुनाव छात्र संघ बंद है उन स्टेट यूनिवर्सिटी के बहाल किए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी समाजवादी पार्टी कर सकती है उसके तहत आगे का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है, और माननीय जी ने विश्वास किया है तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि संगठन को मजबूत करूँ, संगठन से लोगों को जोड़ूँ और समाजवादी छात्र सभा से छात्र और छात्राओं की एक मजबूत टीम खड़ी करूँ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में। चूँकि 18 से लेकर 25 वर्ष तक का खास करके छात्र, उससे ज़्यादा भी छात्र ज़्यादा उत्सुक होते हैं सरकार बनाने में और वोट देने के सबसे इच्छुक होते हैं। उनके बीच हम लोग काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा के तहत काम करेंगे, संगठन की जो योजनाएं थी पूर्व में उनको बताने का काम करेंगे, हमारे जो आगे के मैनिफेस्टो होंगे उनको बताने का काम करेंगे, और जल्दी समाजवादी छात्र सभा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक क्या कहते हैं एक टॉपिक देगी जो जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं। उसमें सदस्यता अभियान भी इंक्लूडेड होगा, उसमें समस्याओं को लेकर के भी एक फॉर्म होगा जो दिया जाएगा छात्रों के बीच, उसको लिया जाएगा और हम लोग छात्र सभा की मजबूत टीम खड़ी करके काम करने का काम करेंगे। लगभग 3 माह से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में निकाली गई किसान नौजवान बेरोजगार यात्रा 403 विधानसभा का भ्रमण करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में यात्रा का समापन होगा। यात्रा के समापन का कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए चौक महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता में महानगर सचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में बैठक कर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया। हमारे दोनों अध्यक्षों ने कल से शाम को एक आधे घंटे के लिए चाहे 10 ही आदमी टोपी लगा के और साइकिल लेके प्रचार करते हैं कि 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना है। दूसरी बात अब सारे के तौर पर कहना चाहता हूँ कि शहर को इतना पोस्टर बैनर लगा दें कि आप आज शहर दुल्हन की तरह सजी रहे। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले सर्प मित्र अंकित टार्जन के पास देर रात कॉल आई, जिसके बाद वो मनकामेश्वर मंदिर के बगल में स्थित प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान मंदिर के अंदर भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन ग्रेल निकला, जिसके बाद अंकित टार्जन ने तत्काल पहुंचकर सांप को काफ़ी दिक्कतों के बाद रेस्क्यू किया। कई बार उसने बाइट करने की भी कोशिश की, मगर अंकित टार्जन ने सुरक्षित उसको रेस्क्यू कर मनकामेश्वर के मंदिर के पास ले जाकर जंगलों में छोड़ दिया। बता दें, अंकित टार्जन अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं और मंदिर परिसर में सांप निकलने से वहां पर रहने वाले लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिसके बाद तत्काल अंकित टार्जन ने पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर ले जाकर मनकामेश्वर मंदिर के पीछे जंगलों में छोड़ दिया। आइए सुनाते हैं किस तरह से अंकित टार्जन ने रेस्क्यू किया और क्या कहना था मंदिर में रहने वाले लोगों का। तो मुझे भी एक फ़ोन आया जो कि मनकामेश्वर मंदिर से रमन जी का, और मुझे नहीं पता था वहाँ पे कौन सा सांप है। उन्होंने बताया ब्लैक कलर का है और वाइट स्पॉट है, तो भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेत, और मैंने अंदर जाके देखा तो सामने ही बैठा था। तो आज हमारे मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रयागराज में मनकामेश्वर के ठीक बगल में ही है, अंकित टार्जन जी को फ़ोन किया तो वहाँ पर क्या नाम है एक बहुत बड़ा जहरीला, भारत का सबसे बहुत बड़ा जहरीला सांप निकला था। उसमें क्या नाम है अंकित टार्जन जी को हमने 10-15 मिनट में फ़ोन किया, तुरंत आए और क्या नाम है उसको कब्जे भी लिया। आपका नाम? रमन कुमार जायसवाल। संगम नगरी प्रयागराज कीटगंज की कबाड़ी मार्केट का नज़ारा, जहां आप देख सकते गंदगी के अंबार लगे हैं और गौवंश अपना भोजन ढूंढ रहे हैं।
सड़कों पर लगा गंदगी का अंबार और सता रहा लोगों को डेंगू खतरा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और गौवंश यहाँ पर अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, मगर नगर निगम को इसकी परवाह नहीं। स्वच्छता माह में भी खुलेआम गंदगी के अंबार लगे हैं, जिस स्थानीयों को आने जाने में परेशानी होती है, यहाँ से दुर्गंध उठती है और साथ ही लोगों के सर पर मंडरा रहा है डेंगू का खतरा। ये सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। भैया जी यहाँ कूड़ा देखते हैं उतना नहीं है, दिल्ली बीमारी घर अलग है, डेंगू मलेरिया चलता रहता है। तो गंदगी ऐसे ही लगी रहती है? जी कौन सी जगह है ये? क्या नाम है? क्या नाम है हमारा? अक्सर होम्योपैथ की दवा कारगर रहती है और सबसे पहले इस बार कोरोना में भी होम्योपैथ ने ही अपना असर दिखाया। आइए जानते हैं डॉक्टर से किस तरह से कारगर रही होम्योपैथ की दवा। इसमें ऐसा है कि सबसे पहली दवा जो निकली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मरीजों का आर्सेनिक L30 नंबर, मतलब 5 दिन तक लगातार इसको 5-5 बूंद देना था और फिर उसके बाद बूस्टर डोज 1 महीने का। और दूसरी दवा जो आई थी ठीक करने के लिए स्पिरोस्पर्मा है, स्पांजिया है, मतलब इसमें कई दवाएं हैं। तो मेन में मतलब आर्सेनिक और स्पिरोस्पर्मा क्यू ये काफ़ी हद तक चली है दवाएं। डॉक्टर A.K. सिन्हा, अजय होम्योपैथिक क्लिनिक, मपोरगंज प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की ये रामबाग फ्लाईओवर का नज़ारा है, जहां ओवरलोडेड गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर फर्राटे भर रही है, मगर इसकी परवाह किसी को नहीं, चाहे वो फ्लाईओवर हो और चाहे वो सड़क। इसी तरह ओवरलोडेड गाड़ियां सड़क पर प्रयागराज पर दौड़ती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने की उम्मीदें होती हैं और अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और नियम कानून का पाठ पढ़ाने यातायात पुलिस भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अक्सर सड़कों पर फर्राटे भरती ओवरलोडेड गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी समस्या इस गाड़ियों से रोड भी ख़राब होती है, जो जल्दी ही बनी हुई रोड नई फिर से ख़राब हो जाती है। और फ्लाईओवर पर किस तरह से ओवरलोडेड गाड़ी दौड़ रही है, जिससे फ्लाईओवर की सुरक्षा भी खतरे में है। किस तरह से यहाँ से ओवरलोडेड गाड़ियाँ फ्लाईओवर से गुजरती हैं और मेडिकल चौराहे की ओर जाती ये गाड़ी, मगर इसको रोकने वाला कोई नहीं दिखा। संगम नगरी प्रयागराज में नमामि गंगे के तहत सीवरेज पंपिंग स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है बैराना क्षेत्र के, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से जल भराव है और सड़क किस तरह से खस्ता हाल क्षतिग्रस्त है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़कों पर घूमते आवारा पशु, मगर आप देख सकते हैं आज तक इस सड़क का नहीं हो पाया कायाकल्प। 4.5 सालों में भी इस बैराना की सड़क का नहीं हो पाया विकास। जर्जर हालत में है सड़क। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।